वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम मिस्टर एम PSR और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। और इस चैप्टर में हम जो 9th क्लास का पहले रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा 9th क्लास में आ चुका है। और तुम्हें पता है कि मैथमेटिक्स की सबसे ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। हम सुबह से लेके रात तक जहाँ पे भी हम जाएंगे हमें कुछ डिजिट्स का सामना करना पड़ेगा और वो डिजिट्स हमारे लिए काम करेंगी डेटा। तो ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये पूरी डेटा पे बेस्ड होती है। व्हाट इज डेटा? तो डेटा के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में। जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है न्यूमेरिकली और अदरवाइज, यानी किसी और फॉर्म में भी हो सकती है, तो इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा बोलते हैं। और ये जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं हम, यानी कोई डेफिनेट अपने दिमाग में एक टारगेट लेके किसी पर्पस से कोई प्लान करके हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम या इंफॉर्मेशन को मेनली जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वही है स्टैटिस्टिक्स। तो इस ब्रांच में हम सबसे पहले एक अपने दिमाग में ये फिगर तो रखेंगे कि ये सबसे प्रैक्टिकल ब्रांच है। और हम जब इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम इसको यूज करना है, हमें तो यूज करना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टारगेट होता है। जैसे सपोज करो हम स्कूल की बात करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम सबसे पहले अपने दिमाग में रखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को हम अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उनके मार्क्स पे। अब हमने सपोज करो एक मॉनिटर था क्लास का, और उस मॉनिटर को हमने इस काम पे असाइन कर दिया कि मॉनिटर जाओ और क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स नोट करके लाओ। तो जब वो मॉनिटर क्लास में जाएगा तो वो एज ए इन्वेस्टिगेटर वर्क करेगा, यानी उसके लिए हमने यहाँ पे नाम रखा है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जाएगा और वहां से बच्चों के मार्क्स नोट करके लाएगा। तो वो जो मार्क्स नोट करके लाएगा वो हमारे लिए डेटा का काम करेंगे, और उस केस में वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया। अब वो मार्क्स को नोट करके हमें दे देगा, बट क्योंकि उन मार्क्स को अगर हम एज इट इज यूज करना चाहें तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां वो इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में होंगे। भाई एक बच्चा मानो रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 1 कह रहा है मेरे मार्क्स आए 4 आउट ऑफ 25 टेस्ट चल रहा है, और बच्चा कह रहा है मेरे मार्क्स आए 4। रोल नंबर 2 कह रहा है मेरे मार्क्स आए 6। रोल नंबर 3 कह रहा है मेरे मार्क्स 12। रोल नंबर 4 कह रहा है मेरे मार्क्स 20। रोल नंबर 5 कह रहा है मेरे मार्क्स 25। रोल नंबर 6 कह रहा है मेरे मार्क्स 24। रोल नंबर 7 कह रहा है मेरे 1। रोल नंबर 8 कह रहा है मेरे 10। रोल नंबर 9 कह रहा है मेरे 6। रोल नंबर 10 कह रहा है मेरे 12। रोल नंबर 11 कह रहा है मेरे 22। रोल नंबर 12 कह रहा है मेरे 18। रोल नंबर 13 बोल रहा है मेरे 5। रोल नंबर 14 बोल रहा है मेरे 6। रोल नंबर 15 बोल रहा है मेरे 11। तो फाइनली ये हमने मार्क्स नोट कर लिए। अब अगर कोई सडनली हमसे पूछना चाहे क्लास में कितने बच्चे पास हैं, तो तुम्हें रोल नंबर 1 से लेके 15 तक के मार्क्स चेक करने पड़ेंगे। तुम ये तुरंत देख के डिसाइड नहीं कर सकते इनको कि कौन कितने बच्चे फेल है। तुम्हें सारे मार्क्स देखने पड़ेंगे। हो सकता है ये आखिरी बच्चा भी फेल हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते। या तुमसे कोई पूछने लग जाए क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो उसके लिए भी तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्क्स देखने पड़ेंगे। तुम इसको भी हाईएस्ट नहीं बोल सकते, क्या पता अगले वाले बच्चे के मार्क्स उससे ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर तुम्हारे सारे जो डेटा है उन पे सब पे तुम्हें बराबर कंसंट्रेशन फोकस करना पड़ेगा। अब ये काम थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। इसीलिए इस ब्रांच में हम मेनली जो डेटा के बारे में पढ़ते हैं तो 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले कलेक्शन, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, और उसके बाद एनालिसिस। क्योंकि जो पर्पस हमारे दिमाग में है, जिस प्लान से हमने कलेक्ट किए हैं डेटा, वो पर्पस तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालिसिस जो वर्ड है वो एक तरह से हम उसका जो आउटपुट लेते हैं पूरा, जिसकी वजह से हमने प्लान किया है, ये सब हमने मेहनत की है, उसका रिजल्ट होता है एनालिसिस। तो कुल मिला के ये जो हमारे पास रॉ डाटा है, इनको प्राइमरी या रॉ डाटा बोलते हैं। अब हम इनको सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी अपने हिसाब से इनको अरेंज करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है कई तरीके का है। हम इनको असेंडिंग डिसेंडिंग, अगर डेटा कम है तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। थोड़े ज्यादा है
और रिपीटेड डेटा है तो हम उनको फिर टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। और टेबुलर फॉर्म के भी हमारे पास दो ऑप्शन है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। हम इनको ग्रुप्ड फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं और अनग्रुप्ड फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी रेंज भी हमारे लिए मायने रखती है। रेंज जो वर्ड है क्लास 9th में तुमने सुना होगा, रेंज का मतलब है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 25, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 1। रेंज हो गई 25 - 1 24। तो कुल मिला के रेंज पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हैं जहां के हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस तरह से इसको प्रेजेंट करें, या फिर हमें बाउंड कर दिया जाए कि इनको ऐसे करना है। तो एक तरीका तो होता है इनको अरेंज कर लो, या तो इनको ऐसे ही डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो भी तुम्हें अपने पर्पस से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा फिर तुम इनकी टेबल भी बना सकते हो। टेबल में हमारे पास दो ऑप्शन है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो अगर तुम अनग्रुप्ड बनाते हो तो यहाँ तुमने मान लो मार्क्स लिख दिए, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जर्नल है तो एक्स आई, और जितनी बार ये रिपीट करेगा ऑब्जर्वेशन वो फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1, उसके बाद में नेक्स्ट 1 के बाद फिर हमारे पास है 6, और 6 है 2 बार है 6, और ये 4 है इससे पहले 1 से पहले 4, 1 के बाद 4 के बाद 6। तो 1 तो मेरे ख्याल से एक ही बार आया, एक ही बच्चे के मार्क्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई। 4 हमारा इसमें एक बार आया है तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हुई। 6 लेकिन हमारा 2 बार आया है और 3 बार आया है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। लेकिन अभी मुझे 6 देखते देखते याद आ गया कि 5 भी है हमारे पास, 6 के अलावा 5 भी है, तो 5 भी एक बार आया है, तो यहाँ पे बीच में 5 भी लेना पड़ेगा एक बार। 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है शायद 11 आता है, 10 आया, 10 और 11 एक बार है, 10 और 11। उसके बाद में फिर हमारे पास आता है 10 11 के बाद 12 हमारे पास एक बार है। उसके बाद में हमारे पास फिर 12 के बाद फिर 12 2 बार है, 12 को हमने 2 बार ले लिया। उसके बाद फिर हमारे पास है 20 है, 18 है और 20 है, 18 और 20 ये एक बार है दोनों। और इसके बाद फिर हमारे पास है 22 एक बार है 22, और इसके बाद 24 25 ये भी एक बार है। अब इनको बस क्रॉस चेक जरूर कर लो कि ये टोटल मिला के जितने थे 15 बच्चों के मार्क्स आए नहीं आए। 1 1 1 3 3 6 और 6 और 2 8 10 12 14 15। तो कुल मिला के ये हमारा अनग्रुप्ड एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये अनग्रुप्ड डेटा में काउंट होंगे। हमने उनको ऑब्जर्वेशंस को अनग्रुप्ड डेटा में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद में हमारे पास आते हैं फिर ग्रुप। कई बार से क्या होता है, क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं, 40 50 60 बच्चे हैं क्लास में, और मार्क्स भी हमारा 80 नंबर का टेस्ट हुआ है, तो वैरायटी बहुत बनेगी, तो वहां हम कहां तक लिख पाएंगे वैरायटी को। तो इसलिए फिर हमारे पास ये ग्रुप्ड रिप्रेजेंटेशन आता है, हम ग्रुप्ड टेबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्रुप टेबल जब हम बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज होती है क्लास इंटरवल, यानी कि एक क्लास इंटरवल होगा हमारे पास। क्लास इंटरवल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि दो हमारे पास क्लास लिमिट्स होंगी, और वो दो क्लास लिमिट्स के बेस पे हम छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। जैसे एक ग्रुप हमने बना दिया 0 से 5 25 मार्क्स का टेस्ट है, 0 से 5 का एक ग्रुप बना दिया, 5 से 10 का एक ग्रुप बना दिया, 10 से 15 का बना दिया, 15 से 20 का, 20 से 25। और ये भी दो तरीके के होते हैं, सॉरी, अगर तुम चाहो तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 0 से 4, 5 to 9 और 10 to 14 और 15 to 19 और 20 to 24 और 25 to 29। ये हमने बना दिया। ये मैं पिछले वाले को टारगेट रख के बना रहा हूं, तो पिछले वाले को जब हम टारगेट रख के बनाएंगे तो एक क्लास इसमें भी ऐड करनी पड़ेगी 25 to 30, क्योंकि एक बच्चे के मार्क्स 25 भी थे। ये जो दो तरीके के ग्रुप डेटा है, ये टेबल है दो तरीके की, इसमें ये जो हमने स्टूडेंट्स काउंट किए हैं वो 0 से बिलो 5 के किए हैं।
यानी ये जो हमारे टाइप है, वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस है और ये डिसकॉन्टिन्यूस है। चेक कैसे करोगे कि पहली जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास, उसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट जो सेकंड क्लास है उसकी कॉन्जिक्यूटिव क्लास, उसकी लोअर लिमिट सेम होगी, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट डिफरेंट होगी तो ये हमारे डिसकॉन्टिन्यूस है। और ये इंक्लूसिव फॉर्म कहलाती है। इंक्लूसिव जो वर्ड है वो इंक्लूड से बना है। इंक्लूड का मतलब काउंट करना, गिनना। इसमें 4 जो है यानी अपर लिमिट गिनी जाती है। यानी इसमें जो हम स्टूडेंट्स लेंगे उनके मार्क्स 0 से लेके 4 तक होंगे, यानी 0 1 2 3 4। अगर डेसिमल में आ रहे हैं 0.5 भी है तो वो सब काउंट होंगे इसमें, बिलो 4 और 4 के भी। इसमें हम केवल बिलो 5 काउंट करते हैं, ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव जो वर्ड है वो एक्सक्लूड से बना है। एक्सक्लूड का मतलब था हटाना, छोड़ना। तो ये छोड़ देते हैं इसमें हम 5 को, इसमें 5 काउंट नहीं होगा। ये जो 5 है ये नेक्स्ट क्लास में ही काउंट होगा। यानी इसमें लोअर लिमिट काउंट होती है, अपर लिमिट छोड़ी जाती है। अपर लिमिट से नीचे नीचे के हमें डाटा लेने होते हैं। इसमें हम जो ये अपर लिमिट है उसको भी काउंट करेंगे और इसमें सारे ऑब्जर्वेशन हमारे काउंट होंगे। जो 4 मार्क्स है वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। अब इसके अलावा इनका कन्वर्जन भी था कि हम इसको इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए तो मैं एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता था। एडजस्टमेंट फैक्टर इन दोनों का डिफरेंस देख के, जो ये किसी भी क्लास की अपर लिमिट है और जो उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते थे। 5 - 4 1 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर लेते थे, 0.5 आ गया। अब इन सारी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते थे, तो ये -0.5, ये 4.5, ये 9.5, ये 14.5 और ये 19.5 और ये 24.5 और इसमें ऐड कर देते थे 4.5 और 9.5 और 14.5 और 19.5, 24.5 और 29.5। तो ये अब तक उन्होंने देखा ये कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम हो गए। तो जरूरत पड़ने पे हमें चेंज भी करना पड़ेगा क्लास 10th में भी। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इसकी जहां अब जो भी रहेगी, जैसे 5 6 10 7 3 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 6 10 7 3 1 यही रहेगी। यानी फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं करना, केवल क्लास इंटरवल चेंज होता रही है और ये डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें और भी थी, जैसे क्लास मार्क। क्लास मार्क, किसी भी क्लास का क्लास मार्क एक मिड वैल्यू को बोलते हैं हम, जो इसकी रेंज है इसकी मिड वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास इसकी विड्थ है। विड्थ एक तरीके से तुम विड्थ या क्लास साइज उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। तो जो इसकी विड्थ है या क्लास साइज है उसके हिसाब से जो उसमें बीच में एक एवरेज आएगा उसको हम इसका मिड पॉइंट या मिड वैल्यू या क्लास मार्क बोल सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी 2.5। इसका निकालना चाहोगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी कि 15/2 7.5। तो इस तरीके से तुम ये क्लास मार्क निकाल सकते हो और इसी से फिर तुम्हें क्लास साइज पता चल जाएगा। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क का जो डिफरेंस है वो क्लास साइज है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करके सोचते हैं, गलत। इसको माइनस करके हम रफ वे में तो सोच सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर फार्मूला है वो है डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क, 2 लगातार कोई भी क्लास मार्क का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 7.5 - 2.5 5 आ जाएगा। तो इसका क्लास साइज 5 है। तो ये सब चीजें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और हम अनग्रुप डेटा के मीन मीडियन मोड भी निकालना सीख चुके हैं। अब हम नया गेम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो ग्रुप डेटा है इनके अब हमें मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने हैं। तो हाउ विल यू फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा? तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हमारी 3 है। मीन मीडियन मोड आज हम शुरुआत करेंगे पहले दिन मीन से, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास 3 है तो मैं इसको 3 पार्ट में ही करूंगा। पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज मीन से और मैं एक
क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें ये मेथड सिखाऊंगा कि किस तरह से तुम ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन में लेता हूं और इस क्वेश्चन में मैं एक टेबल ले रहा हूं, कोई सी भी टेबल आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि मेरे को मेन चीज है मेथड में फोकस करना है और पहला मेरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है ये बड़ा ही मतलब ऐसे समझो कि नॉर्मल सा मेथड है और इसको हम जब कोई मेथड दिमाग में नहीं आएगा, वैसे 3 मेथड चलते हैं मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिलहाल आज हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्शन में काफी टाइम लग चुका है, तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड का और बाकी जो एज्यूम मीन मेथड है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टेप डेविएशन मेथड अब हमारा हट चुका है, तो हम केवल 2 मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है बहुत सिंपल है, उसमें तुम्हें एक टेबल मिलेगी, उसमें तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे है हमारे पास एक टेबल, मैं बात कर रहा हूं इस समय एक्सरसाइज 14.1 की। 14.1 जो हमारी टेबल है इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ एक सर्वे किया है एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने और कुछ इसमें नंबर ऑफ चलो प्लांट्स, चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्वे है और इसमें एक लोकेलिटी में इन्होंने सर्वे किया है और इन्होंने काउंटिंग की है कि कितने 20 हाउसेज है उस लोकेलिटी में, कि उनमें कितने कितने घरों में कितने कितने प्लांट्स लगे हैं। तो 0 से 2 प्लांट्स वाले जो हाउस है, एक हाउस है जिसमें 0 से 2 प्लांट लगे हुए, 2 से 4 प्लांट वाले 2 हैं, 4 से 6 वाले, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये कुल मिला के हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ये 1 2 1 5 6 2 3 ये हमारे नंबर ऑफ हाउसेज है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ये क्लास इंटरवल, ये पहला वाला क्लास इंटरवल और दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी। अब हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने हैं, यानी मीन ही फाइंड करना है कुल मिलाकर। तो सबसे पहले अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो हमें xi निकालना पड़ेगा। xi मींस मिड वैल्यू, जिसको मैं क्लास मार्क भी बोल रहा था अभी, और इसको निकालने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1। और तुम्हें दिख रहा होगा 0 और 2 के बीच में 1 आता है, अगर नंबर लाइन बनाओगे तो 0 और 2 के बीच में 1 आएगा। अब वैसे तुम आगे भी ऐसे निकाल सकते हो, 2 + 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 यानी कि 3, इस तरह से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक शॉर्टकट तरीका भी है तुम्हारे पास कि जो तुम्हारा ये क्लास साइज चल रहा है, अगर तुम क्लास साइज का निकालोगे तो 3 - 1 यानी कि 2 आएगा। और तुम देख रहे हो सब में इक्वल क्लास का गैप जो है वो विड्थ जो है सबकी इक्वल है, 2 2 का ही गैप आ रहा है, क्योंकि कभी कभी अनइक्वल क्लास साइज के भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं। कुछ टेबल ऐसी भी मिलेंगी जिसमें अनइक्वल क्लास साइज होगा, तो ये चेक कर लेना कि इक्वल क्लास साइज में तुम्हें ये काम करना है। अगर अनइक्वल है तो तुम्हें सबके निकालने पड़ेंगे, लेकिन अगर इक्वल क्लास साइज है तो तुम बेकार अपना टाइम वेस्ट मत करना और देख के वो जो क्लास साइज तुम्हें मिल रहा है 2 का, वो सब में ऐड करते रहना। तो अगला आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। इसके बाद फिर तुम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, x × f। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 यानी कि 1, और 2 × 3 यानी कि 6, और 1 × 5 यानी कि 5, और 5 × 7 यानी कि 35, और 6 × 9 यानी कि 54, और 2 × 11 यानी कि 22, और 3 × 13 यानी कि 39। अब इन सबको ऐड कर लेना। जो सम होता है उसको मैथमेटिकली हम सिंबल दिखाते हैं, इसे समेशन बोलते हैं।
लेकिन तुम इसे सिग्मा भी बोल सकते हो। सिग्मा जिसका तुमने सम किया है, हमने x और f की मल्टीप्लाई का किया है, तो सिग्मा xi fi, और जो इसका सम आएगा वो हम कर लेंगे यहाँ पे 9 और 2 11 और 15 और 20 और 25 और 25 और 31 और 1 32, 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 और 16। इधर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1 और 3 4 9 15 to 17 और 20। अब हमारा सिंपल फार्मूला होता है, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, x बार बोलते हैं इसे हम, और सीधा इसका हमारा फार्मूला है सिग्मा xi इंटू fi, जो ये मल्टीप्लाई का सम आया इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा fi से, तो हमारा सम आया था 162 अपॉन 20, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 81 अपॉन 10 डिवाइड करेंगे 8.1 प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, इसकी जो बाद में यूनिट भी लिख देना, ये 8.1 प्लांट्स पर हाउस, ये यूनिट जरूर लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने ऐसे ही पूछा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो 8.1 प्लांट्स पर हाउस, यानी एक घर में 8.1 प्लांट्स एवरेज लगे हुए हैं। तो इस तरह से तुम ये डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो अभी थोड़ा सा टाइम और मेरे को लग रहा है, हाथ के, तुम चाहो तो दूसरा मेथड भी हम सीख सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारा वैसे सिंपल है, कोई इसमें ही एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो दूसरा मेथड भी तुम्हारा कवर हो जाएगा उससे, और उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, जो हमारा दूसरा मेथड है, इसमें अगर हम एक स्टेप और बढ़ा दें तो दूसरा मेथड आ जाएगा। अच्छा, ये मेथड इतने ज्यादा क्यों बनाए हैं भाई? एक मेथड से काम चल रहा है, एक मेथड से तुम मीन निकाल पा रहे हो, तो हम फिर 3 मेथड क्यों सीखे? तो इसका मैं तुम्हें छोटा सा रीजन बता दूं मिटाते मिटाते, कि जो मेथड्स बनाए थे वो कैलकुलेशन के हिसाब से बनाए थे। मैंने तो जो क्वेश्चन किया बहुत छोटी डिजिट थी, कभी कभी हमारे पास डिजिट्स बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं, तो वहां पे फिर हमें ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई और प्लस करने में बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, और हमें कैलकुलेटर की या बहुत टाइम कंज्यूमिंग मैटर बन जाता है कुल मिला के। तो वहां उस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए ये मेथड्स बनाए गए, यानी तुम जितना आगे जाओगे, जितने आगे के मेथड्स यूज करोगे, तुम्हारी कैलकुलेशन उतनी शॉर्ट होती चली जाएगी। तो तुम अगर ये आगे वाले मेथड यूज करते हो, जैसे मान लो छोटी डिजिट है तो तुम डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, अगर डिजिट्स तुम्हारे पास थोड़ी बड़ी है तो फिर तुम्हें एज्यूम मीन पे जाना पड़ेगा, और अगर डिजिट बहुत बड़ी है तो उसके लिए फिर हमारे पास एक मेथड हुआ करता था स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो तो अब बोर्ड ने डिलीट कर दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सिखाने को तुम्हें सिखाया जा सकता है, वो भी मैं हाथ के हाथ तुम्हें सिखा सकता हूं इसी में, लेकिन उसको तुम वैसे यूज भी कर सकते हो, क्योंकि जब टीचर सिखाएगा तो हम यूज भी कर सकते हैं। हाँ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि पर्टिकुलरली तुम्हें क्वेश्चन दे दिया फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हारे पास केवल नाम से जो मेथड आएगा वो डायरेक्ट या फिर एज्यूम मीन। हाँ, अगर तुमसे कोई सिंपल मीन पूछ रहा है तो तुम तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो अगर तुम्हें डिजिट्स बहुत बड़ी लग रही हैं तो फिर तुम स्टेप डेविएशन यूज करो, डिजिट मीडियम है तो तुम एज्यूम मीन यूज करो, और डिजिट छोटी छोटी है जैसे अभी थी तो तुम डायरेक्ट मेथड यूज करो। तो मैंने एग्जांपल भी उसी के हिसाब से सिलेक्ट किए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड मेथड, क्योंकि मेरे को लगता है अभी टाइम है तुम्हारे पास। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। तो इसके लिए मैं अब एग्जांपल भी एक ऐसा लेता हूं जिसमें डिजिट थोड़ी सी बड़ी होंगी, और मैं एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा बड़ा डिजिट का। सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थोड़ी सी डिजिट्स बड़ी है, तो इनमें क्या होता है स्टेप बढ़ जाते हैं, बस डिजिट बड़ी हो गई स्टेप बड़े हो गए। इसमें एक CI हमें मिला हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, और CI में देखो डिजिट बहुत बड़ी है 65 to 68, तो मल्टीप्लाई करने में तुम्हें लग रहा होगा थोड़ी टेंशन हो सकती है, कोई बात नहीं, इसी टेंशन का सॉल्यूशन हमारा ये मेथड है 68 71 और 71 74 74 77 और 77 80 और 80 83 और 83 86,
ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। अब इसके बाद आती है फिर फ्रीक्वेंसी की बात। तो भैया फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। अब तुम्हें इसको मान लो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो तुम्हें लग रहा होगा डिजिट काफी बड़ी है भाई। सबसे पहले तो तुमने मान लो xi निकाल लिया मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने में ये ओरल भी कर सकते हो। 65 और 68 के बीच में 65 और 8 का जो सम होता है वो तुम्हें करना पड़ेगा 65 प्लस 68। तो 8 और 5 13 और 12 1 3 अपॉन 2 2 6 12 2 6 12 66.5 66.5। ये तुमने इसका क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया पहली क्लास का। वैसे भी तुम देख रहे हो 5 के और 8 के बीच में 3 का गैप आ रहा है और 3 का हाफ होता है 1.5। तो इसमें तुमने 1.5 ऐड करा तो 66.5 आ गया। अब इसमें 1.5 ऐड कर लो तो यही आ जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा गैप चल रहा है 3 का गैप चल रहा है तो 3 इसमें ऐड कर दो तो ये 69.5 आ जाएगा। ये 72.5 आ जाएगा। ये 75.5 आ जाएगा। ये 78.5 आ जाएगा। ये 70 80 89 8 और 3 11 81.5 आ जाएगा और ये 84.5 आ जाएगा। तो इस तरह से तुमने ये अपने पैटर्न के हिसाब से निकाल दिए। और अब तुम सोचो अगर तुम इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते हो इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि डेसिमल भी अटक रहा है और डिजिट्स भी काफी बड़ी बड़ी हैं। तो इसी के लिए हमें ये मेथड दिया है उन्होंने एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड या सपोजिंग या लेट। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से हम किसी भी एक नंबर को पहले से मीन एज्यूम कर लेते हैं। अब ऐसे तो हमारी इच्छा हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस वजह से मेथड बनाया है कैलकुलेशन में भी एक सिमेट्री बनेगी और थोड़ा सी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, पैटर्न बेस्ड कैलकुलेशन बनेगी। उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम बीच वाले को, अब बीच का मतलब इन बिटवीन, हम एक नंबर को पहले से मीन मान के चलेंगे कि भैया हमारा मीन ये है। अब हमने इनके बीच में नंबर सोचने की कोशिश करी तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है। तो ऑड में तो बीच का पता चल जाएगा 7 + 1 अपॉन 2 यानी कि 4th। चौथा नंबर हमारा बीच का बैठ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ये चौथा नंबर हमारा बीच का होगा। देख रहे हो 3 इधर छोड़े और 3 इधर छोड़े तो बीच में आ गया नहीं चौथा नंबर। तो ऑड है तो तुम आसानी से सोच सकते हो, लेकिन इवन में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। अगर ये 7 की जगह 8 नंबर होते यहां मैं एक और फंसा देता तो अब तुम्हें बीच के जोड़ने में दिक्कत होती, क्योंकि 8 अगर +1 अपॉन 2 करते हो तो 4.5 आता है। तो 4.5 तो हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो वहां पर तुम्हें दिक्कत आएगी। तो ऑब्जर्वेशन को फिर तुम किस वे में लेके चलोगे, तो उसके लिए फिर तरकीब है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने 4 इधर से छोड़े और 4 इधर से छोड़े तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो हम इन दोनों में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम 4th भी ले सकते हैं और 5th भी ले सकते हैं। तो जहां इवन होगा वहां पे हमारे पास 2 नंबर आएंगे बीच में। ये तो मैं एपी में भी समझाया था मैंने, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मिडिल टर्म। तो इवन में 2 मिडिल टर्म होती हैं। तो मिडिल टर्म यहाँ पे 2 होती है n/2 और n/2 + 1। तो n अगर तुम्हारा 8 है तो 8/2 4th और 4th + 1 5th। तो ये दोनों ही मिडिल टर्म में काउंट होंगी। तो ये मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है, इसका तुम ध्यान रखोगे कि इवन है या ऑड है। तो फिलहाल ऑड है तो एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा 1 2 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में आ गया 78.5। इसको लेट कर लो मीन, ए से इंडिकेट करते हैं। लेट ए = 70, लेट ए बी 75.5। हमने ए को 75.5 लेट कर लिया कि हमारा जो मीन है वो लगभग इतना आएगा। अब इसके आसपास हम आंसर को सोच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक डेविएशन निकालेंगे DI, D फॉर डेविएशन। फार्मूला होगा xi - a। और इसमें कई बार से मिस्टेक हो जाती है तो उसको अवॉइड करने का तरीका है, सबसे पहले जो x है इसको यहाँ पे नोट कर दो, सारे x 66.5 69.5 72.5 75.5 78.5 81.5
और 84.5, ये सारे नोट कर दो। और जो तुमने ए लेट किया उसको सबको अब सीरियल से माइनस लिखो, और यही पैटर्न तुम फॉलो करना, वरना तुमसे एरर हो सकती है, किसी से भी एरर ये हो जाती है कि कई बार से हम इसको उल्टा लिख देते हैं। तो वहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि पहले xi के पूरा कॉलम उतार लो और उसके बाद में फिर जिसको तुमने a माना है उसको माइनस करते चले जाओ। ये तुमने सारे के सारे माइनस कर दिए। अब माइनस जब करोगे देखो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो अगर यार तुमने गलती कर दी और ये पहले लिख के ये बाद में लिख दिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब 66 में से 75 9 बचा, इसमें से माइनस करा तो माइनस का 6 बचा, इसमें से माइनस करा तो माइनस का 3 बचा, इसमें से माइनस करा तो 0 बचा। तो एक पैटर्न बेस्ड कैलकुलेशन बनेगी। ऐसे इसमें से माइनस करा 3, इसमें से माइनस करा 6, इसमें से माइनस करा 9। तो तुम्हें अब देखा होगा कि माइनस करने के बाद डिजिट थोड़ी तुम्हारी छोटी हो गई, तो अब तुम्हें कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अब तुम्हें वही मल्टीप्लाई करनी है di इंटू एफ आई, यानी कि अब मल्टीप्लाई तुम्हें f से लास्ट में करनी है d निकालने के बाद। तो अब तुम आसानी से देखो 9 2 जा 18 और 4 6 जा 24 और 3 3 जा 9। देखो अब इजी हो गया क्वेश्चन। 8 इंटू 0 0, एक तो 0 ही हो जाएगा। 7 इंटू 3 21 और 4 इंटू 6 24 और 9 इंटू 2 18। तो अब तुम्हारा देखो कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो गया, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो तुम्हें इस मेथड से डरने की जरूरत नहीं। कभी सोचो कि डायरेक्ट मेथड में तो स्टेप कम है, इसमें तुम्हारी उतना ही टाइम सेव हो जाएगा कैलकुलेशंस में। अब इनको कैलकुलेट करना है क्योंकि तुम्हें इनका टोटल करना है, समेशन एफ आई डी आई। तो टोटल करने के लिए ध्यान रखना कि तुम्हें टोटल कैसे करना है कि पहले तुम इधर माइनस माइनस के अलग ऐड कर लो। वैसे तो देखो एक आसान तरीका हमारे पास हो सकता है, देखो 24 से 24 कैंसिल हो रहा है और 18 से 18 कैंसिल हो रहा है। तो वैसे बाई चांस यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बाई चांस तुम्हें ये नहीं कट रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो कोइंसिडेंट है कि ऐसा हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं कटेंगे तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस के अलग ऐड कर लेना, माइनस का आंसर आएगा। तो 9 और 4 13, 13 और 8 21, 2 और 2 2 4, 4 और 1 5 51। इसके बाद ये प्लस प्लस के अलग ऐड कर देना, तो 8 और 4 12 और 1 13 और 3 और 2 5 और 1 6। अब प्लस माइनस माइनस कर देना, साइन जो आए बढ़ेगा वो लगा लेना। तो 63 में से 51 तुम माइनस कर सकते हो, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 12 और साइन आया प्लस का। अब इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल कर लेना सिग्मा एफ आई। तो 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 और 24 28 और 2 30। ये तुमने टोटल कर लिया 30। अब फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला इसका भैया आएगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला चेंज हो गया। अब ए की वैल्यू तुम्हारे पास है 75.5 और प्लस इसकी वैल्यू आई है 12 अपॉन 30। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 को जब 10 से डिवाइड करो 0.4, तो 75.5 प्लस 0.4 और जब ऐड करोगे तो आंसर आ गया 75.9। तो तुमने देखा कि इसमें आसानी से तुमने बिना कैलकुलेटर के और बिना टाइम वेस्ट किए इजीली कैलकुलेशन कर ली। तो इस मेथड से एसज्यूम मीन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं जब डिजिट तुम्हें मीडियम, देखो बहुत छोटी डिजिट तो मिलेगी भी नहीं, तुम्हें मीडियम डिजिट मिल रही है और बड़ी कैलकुलेशन है, तो फिर तुम इसी पे जाओ। और बल्कि स्टेप डेविएशन होता तो और भी मजा आता है, क्योंकि उसमें और भी क्वेश्चन छोटा हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हें दो मेथड पे अपने आपको फोकस करना है, डायरेक्ट मेथड और एसज्यूम मीन मेथड। छोटी डिजिट है तो डायरेक्ट मेथड, बड़ी डिजिट है तो एसज्यूम मीन मेथड। तो अब तुम्हारा ये मीन का काम कंप्लीट। अब अगली वीडियो मीडियन। थैंक यू।